नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए रिकॉर्ड की, यूपी में बीजेपी की जातीय रणनीति की, संसद में विपक्ष के बड़े विरोध प्रदर्शन की और अंत में लखनऊ की मशहूर प्रकाश कुल्फी पर पड़ी टैक्स छापेमारी की भी। लेकिन इससे पहले कि हम इन खबरों को विस्तार से समझें, आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मालदीव में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम, स्वागत करने पहुंची मोइजू की पूरी कैबिनेट। मुंबई जा रहे एयर इंडिया विमान में खराबी, उड़ान के 18 मिनट बाद वापस जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा। आरएसएस भाजपा ने जानबूझकर ओबीसी का इतिहास मिटाया, राहुल गांधी का बड़ा दावा। जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा से डीजीएमओ ले जनरल राजीव घई ने मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार को लोकसभा में चर्चा, अमित शाह, राजनाथ, जयशंकर बोलेंगे। योगी सरकार ने कृषि श्रमिकों को दिया बड़ा तोहफा, न्यूनतम मजदूरी में हुई बढ़ोतरी। वाईएसआरसीपी ने खारिज की तिरुपति मंदिर भगदड़ पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट, सीबीआई जांच की उठाई मांग। महाराष्ट्र की कृषि योजना पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, याचिकाकर्ताओं पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। सोने चांदी के भाव में गिरावट, 98,880 प्रति 10 ग्राम पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 721 अंक टूटा, निफ्टी भी ढेर। तो चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। आज का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वे देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है। आइए आपको बताते हैं नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक सफर से लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अन्य प्रधानमंत्रियों की अवधि का ब्यौरा। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 25 जुलाई 2025 तक वे 4078 दिन इस पद पर बिता चुके हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिन प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया था। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक कुल 6130 दिन इस पद की जिम्मेदारी निभाई। मोदी इससे पहले 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस तरह राज्य और केंद्र सरकार में निर्वाचित प्रमुख के रूप में उनका कुल कार्यकाल सबसे लंबा बन चुका है। नरेंद्र मोदी वह पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। इतना ही नहीं, उनके नेतृत्व में बीजेपी ने 2002, 2007, 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव और 2014, 2019, 2024 में लोकसभा चुनाव जीते। हालांकि 2024 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सरकार बनाई। इस बीच देश के सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा। वे 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, लेकिन दोनों बार केवल 13-13 दिनों के लिए। पहली बार नेहरू के निधन के बाद और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी भी अपने पहले कार्यकाल में सिर्फ 16 दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहे थे, जब उनकी सरकार बहुमत साबित नहीं कर सकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 1 दशक में कई ऐतिहासिक फैसले, व्यापक जन योजनाएं और वैश्विक स्तर पर मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। सत्ता में आने के बाद से अब तक मोदी सरकार ने कई बड़े आर्थिक और सामाजिक सुधारों को लागू किया है। वहीं कुछ निर्णयों ने तीव्र बहस और विवाद भी खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल निर्णायक फैसलों, जन योजनाओं की व्यापक पहुंच और वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत छवि के लिए याद किया जाएगा। हालांकि कुछ विवादित नीतियों और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर आलोचनाओं ने भी इस दौर की तस्वीरों को संतुलित बना दिया है। तो इस तरह नरेंद्र मोदी अब देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन चुके हैं और देश की राजनीति में उनके नेतृत्व की छाप और भी गहरी होती जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वे आगे चलकर पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को भी चुनौती देंगे। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनावों में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने जातीय समीकरणों को फिर से साधना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में लखनऊ में आयोजित संकल्प दिवस कार्यक्रम को बेहद अहम माना जा रहा है, जहां चौहान समाज को साधने की इस कोशिश के पीछे की पूरी रणनीति को समझा जा सकता है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज शुक्रवार को बीजेपी ने चौहान समाज के लिए संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम सिर्फ एक सामाजिक जुटान नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी का शुरुआती संकेत था। कार्यक्रम की खास बात ये रही कि ये आयोजन राज्य के मंत्री और ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान के जन्मदिन पर किया गया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी ने कार्यक्रम को राजनीतिक रंग दे दिया। प्रदेश भर से जुटे चौहान समाज के लोगों ने 2027 में बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने का संकल्प लिया। ये समुदाय ओबीसी वर्ग के तहत आता है और संख्या बल के हिसाब से पूर्वांचल और मध्य यूपी में प्रभावशाली है। दारा सिंह चौहान का राजनीतिक सफर बीजेपी और सपा के बीच रहा है। 2017 में बीजेपी से मंत्री बने, फिर 2022 में सपा में चले गए, लेकिन 2023 में फिर बीजेपी में वापसी कर उन्होंने विधान परिषद सदस्यता हासिल की। अब वे ओबीसी समाज में पार्टी के मजबूत चेहरे के तौर पर सामने आ रहे हैं। बीजेपी की रणनीति साफ है कि गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटों पर फिर से पकड़ मजबूत करनी है। संकल्प दिवस जैसे आयोजनों के जरिए पार्टी जातीय गोलबंदी को फिर से धार दे रही है। हालांकि बीजेपी की इस रणनीति के सामने समाजवादी पार्टी और बसपा की चुनौतियां खड़ी हैं। सपा पहले ही चौहान जैसे नेताओं को अपने पाले में ला चुकी है। अब उनकी वापसी से सपा के अंदरूनी समीकरणों में असंतोष की आशंका जताई जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में अपेक्षा से कम सीटें मिलने के बाद बीजेपी अब जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की 2027 की लड़ाई में ओबीसी और दलित वोट एक बार फिर निर्णायक साबित हो सकते हैं और बीजेपी इस दिशा में अभी से तैयारी में लग गई है। ऐसे में संकल्प दिवस एक सामाजिक कार्यक्रम से बढ़कर अब बीजेपी की रणनीतिक योजना का हिस्सा बन चुका है। ओबीसी वोट बैंक को दोबारा साधने की कोशिश में पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। 2027 का विधानसभा चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन उसकी पटकथा आज से ही लिखी जा रही है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बिहार में चल रही चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया अब देश की राजनीति का नया विवाद बन चुकी है। विपक्षी दल इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग इसे एक नियमित प्रक्रिया कह रहा है। आज संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन एसआईआर को लेकर संसद परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सपा सांसद डिंपल यादव समेत कई विपक्षी सांसदों ने प्रतीकात्मक विरोध करते हुए एसआईआर के दस्तावेज फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिए। सबसे पहले देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो। ये दृश्य है संसद परिसर का, जहां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और डिंपल यादव समेत विपक्ष के कई सांसदों ने एसआईआर के कागज फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिए। संसद भवन के मकर द्वार के पास हुए इस विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल रहे। हाथों में एसआईआर के पोस्टर लिए नेताओं ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। प्रियंका गांधी ने कहा, एसआईआर प्रक्रिया के जरिए गरीब, दलित और कमजोर तबके के वोटर को टारगेट किया जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र में लोकतंत्र को कुचला गया, वैसा ही अब बिहार में हो रहा है। बता दें कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है, जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। इसमें मृत, दोहराए गए या गलत नाम हटाए जाते हैं और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बिहार में इस प्रक्रिया का इस्तेमाल चुनिंदा वोटरों को लिस्ट से हटाने के लिए किया जा रहा है। उनका दावा है कि ये प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण और सत्ता के दबाव में चलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर राहुल, प्रियंका के इस विरोध की वीडियो भी तेजी से वायरल हो रही है। एसआईआर को लेकर आज भी संसद की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार इस पर कोई बयान देने को तैयार नहीं दिखी। जाहिर है, जहां एक तरफ चुनाव आयोग इसे एक नियमित प्रक्रिया बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे जनता के अधिकारों का हनन मान रहा है। बिहार की राजनीति में ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और संसद से लेकर सड़कों तक विरोध का स्वर बुलंद हो चुका है।
अब देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग इस पर स्पष्टीकरण देता है या ये मुद्दा आने वाले चुनावों में विपक्ष का बड़ा हथियार बनता है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। लखनऊ की मिठाइयों और कुल्फियों के शौकीनों के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शहर की मशहूर मिठाई और कुल्फी ब्रांड प्रकाश कुल्फी पर CGST का विभाग ने टैक्स चोरी के संदेह में बड़ी कार्यवाही की है। गुरुवार को शहर के 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। कार्यवाही के दौरान अधिकारियों को टैक्स क्लासिफिकेशन और दस्तावेजों में गंभीर गड़बड़ियों के संकेत मिले हैं। आपको बता दें, लखनऊ के अमीनाबाद चौक, गोमती नगर, आलमबाग और मुख्य कार्यालय समेत 5 ठिकानों पर CGST विभाग की छापेमारी हुई। टीम ने इन दुकानों से टैक्स और बिक्री से जुड़े दस्तावेजों को जब्त किया और गहन जांच की। जांच में सामने आया कि प्रकाश कुल्फी द्वारा बेचे जा रहे मिल्क प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम और अन्य उत्पादों पर एक ही टैक्स स्लैब लगाया गया था, जबकि कानून के मुताबिक हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टैक्स दरें तय हैं। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में गड़बड़ी के चलते 2 करोड़ रुपए तक की टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है। कंपनी को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है और आगे की जांच जारी है। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या सच सामने आता है और विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है। तो आज की खबरें अब तक में बस इतना ही। तो देखा आपने, जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी ने नया राजनीतिक कीर्तिमान स्थापित किया, वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 की तैयारी आज से ही शुरू होती दिख रही है। संसद में जारी हंगामा ये दिखाता है कि लोकतंत्र में मतदाता और उनकी सूची भी अब सियासी मुद्दा बन चुकी है और व्यापार जगत में कार्यवाही ये संकेत देती है कि टैक्स नियमों से खिलवाड़ अब छिपा नहीं रहेगा। खैर, आपकी इन मुद्दों पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और कुछ जरूरी सवालों के साथ। नमस्कार।